VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के गोविंदगढ़ के बांसा में युवा एकता परिषद के संरक्षक के निर्देशन में किसानों के हक के लिए रेलवे द्वारा भूमि के बदले नौकरी दिए जाने की वादा खिलाफी के विरोध में अनवरत अनशन जारी है, जिसमें युवा एकता परिषद के पदाधिकारियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि रेलवे के इंजीनियर द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि अनशन खत्म कर रेलवे के निर्माणाधीन कार्य को दोबारा शुरू करने दें, नहीं तो परिषद के पदाधिकारी सहित किसानों को गैर जमानती धारा लगाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। वहीं परिषद के संभागीय संयोजक विकास अग्निहोत्री धरना स्थल में पहुंचकर किसानों का हौसला अफजाई करते नजर आए तथा मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार जब तक रेल मंत्री द्वारा पूर्णतः आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक यह अनशन जारी रहेगा और समय पर मांगे पूरी न होने पर किसानों द्वारा उग्र आंदोलन भी किए जाने की चेतावनी दी गई है। एवं कितने दिनों से यह अनशन किया जा रहा है? आज अनशन का 6वां दिन है। किसानों की हक की लड़ाई के लिए युवा एकता परिषद की अगुवाई में ये अनशन किया जा रहा है। आप लोगों द्वारा निर्माणाधीन कार्य को भी बंद कराया गया है। कहाँ का काम बंद कराया गया? ये रेलवे का बांसा मड़वा अमिलकी से लेकर और मड़वा पहाड़ तक का पूरा काम रोक दिया गया है, जिससे करोड़ों का काम प्रभावित है और लगातार कुछ रेलवे के अधिकारियों द्वारा धमकी भी दी जा रही है। क्या धमकी दी जा रही है और किसके द्वारा दी जा रही है? ये एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है विभूति नयन जी रेलवे के, उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि यहाँ से गायब कर दिए जाओगे और यहाँ का प्रोजेक्ट खत्म करा देंगे अगर आप लोग किनारे नहीं होते हो, और फर्जी मुकदमे में आपको फंसाया भी जा सकता है। ऐसी भी धमकी दी जा रही है कि अजमानती धाराएं लगा दी जाएंगी किसानों के ऊपर। और थाना प्रभारी का भी मेरे पास फोन आया था, जबकि उनके द्वारा ये कहा गया कि आप लोग क्या धमकी दे रहे हैं, तो हम मेरे द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि विभूति नयन जी द्वारा लगातार ऐसा किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है? शासन प्रशासन द्वारा भी कल आरपीएफ के भी कुछ अधिकारी वगैरह आए थे, सब इंस्पेक्टर वगैरह, और आज तहसीलदार मैडम आई थी यहाँ पर, निवेदिता त्रिपाठी जी, उन्होंने भी हमारी मांग को सुनी है और हम लोगों के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसका उन्होंने बोला कि हम इसको आगे प्रेषित करेंगे। अभी कितने दिनों तक ये अनशन किया जाएगा? अभी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा अनशन लगातार जारी रहेगा। अगर रेल मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया तब युवा एकता परिषद की आगे की क्या तैयारी? अब अगर हमारी जो 5 सदस्यीय टीम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेल मंत्री के पास जाने वाली है और वहां अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर वहां से आश्वासन नहीं मिलता तो हमारी जो ये है किसान ये आगे चल के और भी कुछ उग्र आंदोलन कर सकते हैं, जिसका जिम्मेदार पूरा रेलवे होगा। धन्यवाद। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डढ़वा में विद्युत की समस्या से परेशान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय रीवा पहुंचकर उन्होंने शिकायत करते हुए मुख्य विद्युत अभियंता को अपने क्षेत्र के लाइनमैन को स्थानांतरण करने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मुख्य विद्युत अभियंता को ज्ञापन देते हुए बताया कि क्षेत्र के लाइनमैन से ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्रस्त आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगर समस्या को लेकर लाइनमैन के पास जाते हैं तो वह समस्या सुनने की बजाय अभद्रता से बात करता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी समस्या सुनी जाए। अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो उग्र आंदोलन या धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत असम में सेवारत आर्मी जवान सुनील कुमार, जो शहडोल के पिपरी गांव के निवासी हैं, उनके साथ 20 फरवरी की सुबह लूट और चाकूबाजी मामले में शामिल 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में शामिल तीसरा आरोपी सतीश वंशकार फिलहाल फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा ने दी। ये तीनों आरोपी बसोर मोहल्ला निवासी हेमराज बसोर की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल थे। इसी वैवाहिक कार्यक्रम में आरोपी देर रात तक शामिल रहे। बाद में दूसरे दिन 20 फरवरी की सुबह आरोपियों ने लूट जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरह मुखबिर एवं सूचना संकलन के माध्यम से मामले का खुलासा किया है। पाली में 19 फरवरी को रेलवे स्टेशन के बाहर एक सेना के जवान के साथ में चाकू से हमला करके उसके सामान की लूटपाट हुई थी।
इसमें पुलिस ने सतत प्रयास किया था, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट के कारण सीसीटीवी फुटेज, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कुछ फोटोग्राफ्स जो दूसरे कार्यक्रमों में, शादी इत्यादि के कार्यक्रमों में दूसरे लोगों ने लिए थे, उनकी मदद से, और फिर विभिन्न ज़िलों के, आसपास के ज़िलों की पुलिस की भी हमने मदद इसमें ली थी। रेलवेज़ की भी मदद हमने इसमें ली थी यात्री की सूची प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से ये लगातार जब हमने पूछताछ किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, उसमें हमने स्केच आर्टिस्ट का सहारा लिया, और फिर जो हमारे संदिग्ध आए थे उसको सोशल मीडिया के ज़रिए हमने पूरा प्रचारित भी किया। और इसके बाद हमें जो इनपुट प्राप्त हुआ उसके आधार पे हमने अभी तक इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक पाली का रहने वाला है और दूसरा कटनी का रहने वाला है, और तीसरा आरोपी जो इसमें जबलपुर का रहने वाला है वो अभी फरार है। उसको हमारी टीम निश्चित ही जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सतना द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का सहयोग लगातार मिलता रहा। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सतना द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं का हमेशा योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व उसके सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में मुख्य रूप से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। सिंगरौली जिले के 2 छात्र यूक्रेन पढ़ने गए थे, जिनमें सुल्तान अख्तर 2 देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच आज सिंगरौली अपने घर वापस आ गए हैं। वहीं दूसरे अमित प्रसाद जो अमलोरी के रहने वाले हैं, वह भी 1-2 दिन में सिंगरौली पहुंच जाएंगे। सुल्तान अख्तर के सिंगरौली पहुंचने पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। स्वागत सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने फूलमाला के साथ सुल्तान अख्तर का स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे छात्र सुल्तान अख्तर ने बताया कि किस तरह हम लोग यूक्रेन से कुछ दूर पैदल चलकर, साथ ही भारत सरकार द्वारा किए गए सहयोग से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद बनारस होकर सिंगरौली पहुंचे। उन्होंने पूरी अपनी आप बीती बताई। अपने परिवार के बीच पहुंचकर सुल्तान ने खुशी जताई। सुल्तान अख्तर के परिवार जन भी बेटे के सिंगरौली पहुंचने पर काफ़ी खुश थे। मैं इंडिया 2 को आया कल मेरी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में बुडापेस्ट से, और दिल्ली में मैं शाम में 6 बजे आया। 12 घंटे की फ़्लाइट थी, और जिसका हॉल्ट एक जॉर्जिया में था फॉर फ्यूलिंग के लिए। और उसके बाद फिर मैं वाराणसी आया, रात की ट्रेन थी जिससे मैं बनारस सुबह 10:15, और उसके बाद फिर बाई कार सिंगरौली तक पहुंचा अपने घर तक। वहाँ क्या करते थे आप? और दूसरी बात, इन चीज़ों को लाइन अप करने में टिकट कैसे अवेलेबल हुआ, सरकार तक बातें कैसे पहुंची, और किस तरफ से चीज़ों को हैंडल हो, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी क्या? जी, वहाँ पे मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, MBBS का, विनिस्टन आश्रम मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मेरा 4th कोर्स चल रहा है अभी। और वहाँ पे जब वॉर शुरू हुआ उस दिन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आई थी कि मतलब अब सबको वैकेट करना है, तो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड, सबको तैयार है। और उसके बाद आपको मतलब किसी भी टाइम एम्बेसी बस प्रोवाइड करेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो हमारा बस प्रोवाइड हुआ कुछ दिन बाद, जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। और उसके बाद हमारे बस से हमें बॉर्डर तक छोड़ा गया। अलग अलग बॉर्डर्स हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं। मैं हंगरी बॉर्डर से आया, लोनिया हंगरी बॉर्डर, और वहाँ से उसके बाद हंगरी में जो हमारा दूतावास है, जो एम्बेसी है हंगरी में इंडिया का, उन्होंने अपना कैंप किया हुआ था। उन्होंने बस से हमें बुडापेस्ट तक लाए, और बुडापेस्ट में हमें स्टे कराया होटल में। वहाँ फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ एम्बेसी देख रही थी, गवर्नमेंट देख रही थी। और उसके बाद हमें फिर फ़्लाइट्स अरेंज किए गए, जो भी गवर्नमेंट ही अरेंज की, उन्होंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने अरेंज किया। और उसके बाद हमें दिल्ली लैंड कराया। और दिल्ली जब हम लैंड किए तो वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर फ़्लाइट में, उन्होंने सबको वेलकम किया, रोजेज़ दिए, और सबको अप्लॉज किया कि वो इतने हार्ड टाइम से सेफली वापस घर आए। ये भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की गई थी कि जो जहाँ हैं वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही तो पैदल चल दें। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो वहाँ फंसे हैं और अभी भी परेशानी में होंगे, और उनको क्या, क्योंकि चूँकि बॉर्डर बड़ा दूर है 600-700 किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे होंगे? जी, एक्चुअली कई सिटीज़ है जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कीव हो गया, खारकीव, सूमी, और सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट खारकीव में ही हैं, खारकीव और कीव। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त बॉम्बिंग और शेलिंग की। वहाँ पे कोई बसेस भी अवेल नहीं कर पा रहे, ना एम्बेसी कर पा रही, ना खुद यूक्रेनियन गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ काम कर पा रही है। तो इस वजह से उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, और उन्हीं में से एक बच्चा की डेथ भी हो गई थी खारकीव में, जो कि साउथ का था।
और उसके बाद लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसी भी कोशिश करी। आज ही शायद 50 स्टूडेंट्स की एक बस जो है बॉर्डर के लिए हुई है, लेकिन वो बहुत अनसेफ रीजन है इस वक्त, मतलब बिल्कुल हॉटस्पॉट है वॉर का, तो वहाँ से बस निकालना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। लाइक बहुत आप टफ लोग आ गए हैं, आपकी एजुकेशन और पढ़ाई का कितना नुकसान होगा और उसके लिए क्या व्यवस्था जी है? अभी तो यूनिवर्सिटी ने 2 हफ्ते के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी है कि अभी वेकेशन। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।